नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी और उस महाराष्ट्र की सत्ता में इस वक्त एनडीए और उसका नेतृत्व करती बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व करते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसकी तारीफ बहुत हो रही है, लेकिन ये कैसे संभव हुआ, ये काम कैसे हुआ, कैसे महाराष्ट्र स्टार्टअप का हब बना और आर्थिक सहयोग और ज़्यादा उसने देश में दिया है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ आंकड़े विस्तार से बता देते हैं। मोदी फडणवीस सुपरहिट होने की गारंटी, मतलब मोदी और फडणवीस की जोड़ी सुपरहिट होने की गारंटी है। सबसे अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स यहां हुए और इसके अलावा महाराष्ट्र में 28,511 डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में 14,734 और कर्नाटक में 16,954 दूसरे और तीसरे नंबर पर ये हैं। मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और ये हब लगातार बनता जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की कुशल रणनीतियों ने महाराष्ट्र को स्टार्टअप हब बनाया है। नवी मुंबई में 250 एकड़ में बन रही है इनोवेशन सिटी, स्टार्टअप्स को अब और आगे बढ़ाएगी। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $300 बिलियन और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना है। महाराष्ट्र भारत के जीडीपी में 40% और विदेशी निवेश में 31% का योगदान देता है, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान है। सोचिए, पूरे भारत की जीडीपी में 40% का योगदान महाराष्ट्र दे रहा है। पंकज जी, ये तो कुछ आंकड़े रहे जो निकल कर सामने आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति आपने बहुत अच्छे से कवर की, आपने वो दौर भी देखा है जब इससे पहले की सत्ता थी। क्या कुछ नया नजर आ रहा है? रोहित, जब मैं महाराष्ट्र में था तो उस वक्त विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री हुआ करते थे और महाराष्ट्र की खबरें विदर्भा में किसानों की आत्महत्या को लेकर बना करती थी। शायद याद होगा जो उस वक्त के लोग होंगे। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप योजना की घोषणा की। तो शुरुआत में जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे थे ज्यादातर बेंगलोर से आ रहे थे और वो आईटी से जुड़े हुए स्टार्टअप थे। आपने आंकड़े दिखाए कि आज भी दूसरे नंबर पे बेंगलोर है, मतलब 16,000 समथिंग है वहां। लेकिन हाल के दिनों में जब पहला टर्म इनका था देवेंद्र फडणवीस का, तो मुंबई में एक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक एरिया है और वहां पे उसको इन्होंने एक स्टार्टअप हब के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई। तो उस वक्त थोड़ा सा कोई कंपनियां भी आई थी, लेकिन जानते हैं राजनीतिक स्थिरता के चलते फिर वो सरकार चली गई और बीच में उद्धव ठाकरे आ गए। अब हुआ क्या है इतने दिनों में, इन 9 सालों में, कि फर्स्ट स्टेज में आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां स्टार्टअप में आ रही थी और अच्छा मुनाफा भी दे रही थी, कई यूनिकॉर्न्स भी बने। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब फिनटेक कंपनियों का जमाना है या फिर एआई जो कंपनियां हैं उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनका जमाना है। इस क्षेत्र में बहुत सारे आ रहे हैं। एग्री से जुड़े हुए, मैं एग्रीकल्चर से मैं जुड़े हुए कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईटी थोड़ा सा पीछे छूट गया। एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स, फिनटेक स्टार्टअप्स और एआई बेस्ड स्टार्टअप्स के का ये दौर आया। इससे हुआ क्या कि जो डोमिनेंस था बेंगलोर का वो धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है और फिनटेक स्टार्टअप्स हैं तो यहां पे। लेकिन सरकार क्या कर सकती है उसका आप उदाहरण देखिए। मैं बार बार ये बोलता हूं कि सरकार कोई भी रहे, देश अपनी रफ्तार से चलता रहता है। अच्छी सरकार सिर्फ एज ए कैटलिस्ट वो काम करती है कि वो ग्रोथ के रेट को सिर्फ बढ़ा देती है, रफ्तार बढ़ा देती है सिर्फ। अब जब से ये आए हैं और इनका स्टेप्स देखिए क्या क्या इन्होंने किया है। इस टर्म की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने एक इनोवेशन सिटी बनाने की बात की है और उसके लिए 120 करोड़ उस वक्त सैंक्शन भी कर दिए। अब ये इनोवेशन सिटी क्या होगी? एक जो भी एमबीए के वगैरह छात्र होंगे वो एक चीज हमेशा पढ़ते होंगे कि नॉलेज इज पावर एंड आइडियाज रूल्स द वर्ल्ड। तो होता क्या है कि जो नए नए आइडियाज आते हैं ना, उसको कैसे धरातल पे उतारना है, उसके लिए ये इनोवेशन सिटी है। ये एक तरह से रिसर्च सेंटर होगा भारत का सबसे बड़ा।
दूसरा इन्होंने ये काम किया है कि गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है ना, उसी के तर्ज पे कर्नाटक बना रहा है 2 सिटी अपना। पहले उसका नाम दिया गया खीर, जो कर्नाटक में बना था, KHIR। जब बेंगलोर से आप 60 किलोमीटर दूर जाइएगा ना, तो एक इलाका है डोड्डा स्पेटे और डोड्डा बलपुर, ये 2 इलाका है, दोनों को मिलाकर एक शहर बसाने की योजना है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए होगी, स्टार्टअप्स के लिए। और उसका नाम शुरुआत में दिया गया था खीर सिटी। खीर सिटी का मतलब था, ये फुल शॉर्ट फॉर्म था, नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन और रिसर्च। ये 4 चीजों के लिए वो शहर था। बाद में इसका नाम क्वीन सिटी कर दिया गया, KWIN, मतलब कि इसका फुल फॉर्म हुआ नॉलेज, वेलबींग और इनोवेशन। अब वही कर्नाटक के तर्ज पे अब महाराष्ट्र में इनोवेशन सिटी बन रहा, 1 स्टेज अहेड। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे दुनिया के सबसे बड़े AI समिट में हिस्सा लेने। अब बहुत सारे लोग ये भूल गए उस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी ने AI समिट में हिस्सा लिया फ्रांस में, तो क्या हो गया, हुआ है उसका असर। और जो पहला बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो महाराष्ट्र में आ रहा है, और इसी इनोवेशन सिटी को बनाने के लिए आ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा AI हब बनेगा भारत में, महाराष्ट्र में, और उसके लिए बाकायदा जमीन वगैरह से चिन्हित कर लीजिए, और कई बड़ी कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है। अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो सारे अपने ब्रांचेस महाराष्ट्र में खोलने के लिए राजी हुए हैं, और उसके जो प्रोडक्ट निकलेंगे, जो स्टूडेंट्स निकलेंगे, वो इन्हीं सब में कंज्यूम किए जाएंगे। लेकिन पंकज जी बोलते हैं ना कि वे अहेड ऑफ टाइम। ये तो जो काम हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि लगातार बिना मालिक से पूछे कुछ किया नहीं जा सकता है यहाँ पर। तो अब लोग कह रहे हैं कि अगर मालिक से पूछकर, मतलब अगर ठाकरे को ही जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर कॉम्बिनेशन में काम हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। ठाकरे ने भी कुछ दिन पहले कहा कि दिल्ली वाले मालिक से पूछे बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं इन सब राजनीतिक बातों में नहीं पड़ूंगा। मैं पत्रकार के नाते जो ठोस हुआ है वो बताऊंगा। देखिए, मैं बार बार किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो काम हुए हैं, जैसे देखिए, इन्होंने अलग से स्टार्टअप फंड्स बनाए, फिर स्टार्टअप सेटअप किया। पिछली बार जो गुरुवार को स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए, वहां एक जियो का एक सेंटर है, वहां पे देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि गिफ्ट सिटी के तर्ज पे इनोवेशन सिटी बनेगी। और फिर इन्होंने ये बताया। अच्छा, एक चीज और आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, मैं ठोस आंकड़े बताऊं। जब से देवेंद्र फडणवीस आए हैं, महाराष्ट्र में स्टार्टअप 154% के रफ्तार से ग्रो हुआ है। अब कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा, उसको छोड़ दीजिए, ये ग्रोथ है 154% की रफ्तार से। बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मालिक से पूछ के ही दूसरे राज्य कर लेते। आप जरा कभी सोचिए कि कर्नाटक जो स्टार्टअप में लीडर हुआ करता था, वो दूसरे नंबर पे कैसे आ गया, और दूसरे नंबर पे बहुत बड़े मार्जिन से। 28,500 कुछ स्टार्टअप्स महाराष्ट्र में है और 16,000 पे है वो। तो क्या यही कारण है कि महाराष्ट्र लगातार जो जीडीपी में योगदान दे रहा है? अभी भारत का सपना है कि वो दुनिया की सबसे 3 देशों की इकोनॉमी, मतलब दुनिया के, उसमें शामिल हो। क्या उस सपने को पूरा करने में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के? मैं आपको हकीकत बताता हूं। भारत ने लक्ष्य रखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। अब महाराष्ट्र ने यह घोषणा की है कि हम 2047 तक अकेले 1.5 ट्रिलियन इस देश के इकोनॉमी में ऐड ऑन करेंगे, जीडीपी में। योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगर 5 ट्रिलियन का भारत बनेगा तो 1 ट्रिलियन तो अकेला यूपी का रहेगा। कंपटीशन करो ना, लेकिन इस तरह से कंपटीशन कहो कि मेरे राज्य का योगदान इतना रहेगा जीडीपी में, मेरा। ऐसा नहीं कि कई राज्य हैं जो भीख मांग के बस खाली हमको देते जाओ और हम फ्री फंड में लुटाते जाएंगे, और कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। देखिए, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश, अब ये 5 जो है ना, वो भारत के ग्रोथ इंजन बने हुए हैं। मतलब कि पूरे देश को वो आगे करके पुश कर रहे हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि बार बार नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बोले, कि भारत माता तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब भारत मां के दोनों भुजाएं मजबूत नहीं होगी। वेस्ट इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र डेवलप कर जाए
और ईस्ट इंडिया में उड़ीसा, झारखंड और बंगाल अगर कमजोर रहे तो भारत माता की एक भुजा तो कमजोर ही रहेगी ना। तो कंपटीशन करना है तो इस वे में कंपटीशन करो कि मेरे यहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे यहां कितनी पूंजी आ रही है, मैं अपने लोगों को कितना रोजगार दे पा रहा हूं, कितना स्टार्टअप, कितना नए आइडियाज पे मैं काम कर रहा हूं, क्या ये पूरब के राज्य कर रहे हैं? जवाब मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। आपके यहां का विमर्श कैसा है? गुजरात का विमर्श है, राजस्थान का विमर्श, महाराष्ट्र का विमर्श, कर्नाटक का विमर्श, आंध्र का विमर्श, तेलंगाना का विमर्श, और आप दूसरी ओर आइए, बिहार का विमर्श, झारखंड का विमर्श, उड़ीसा का, बंगाल का, ये सब का विमर्श। किस तरह की बातें होती है अपने राज्य को लेकर, यहीं पे बहुत बड़ा फर्क आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, और वो फर्क नजर भी आता है जब हमें रोजगार देने वाला बनना है या रोजगार मांगने वाला बनना है। बिल्कुल, ये डिसाइड करना होगा राज्य को, राज्य के लोगों को, राज्य के मुख्यमंत्री को। और वो विकास कैसे होगा उसका आपने यहाँ पर जो हमने आंकड़ा दिखाया उदाहरण के तौर पर, वो आप देख सकते हैं। बाकी तो कहने वाले बहुत कुछ कह ही रहे हैं, और विकास करने वाले विकास के रास्ते पर हैं, भाषा विवाद करने वाले भाषा विवाद के रास्ते पर हैं, और कुछ न करने वाले अपने रास्ते पर हैं। बाकी जिस तरीके से महाराष्ट्र के ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, उस आंकड़ों को देखने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए। बाकी बने रहिए एनएफ न्यूज़ पर, लगातार आपको देश और दुनिया की हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।